हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज हम अंतरा भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी MCQ तथा पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? A 1915 ईस्वी में, B 1925 ईस्वी में, C 1935 ईस्वी में या D 1945 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा B 1925 ईस्वी में, क्योंकि अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं, किस युग के हैं? A भारतेंदु युग के, B द्विवेदी युग के, C प्रेमचंद युग के या D नई कहानी आंदोलन के। तो इसका आंसर होगा D नई कहानी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमरकांत जी का मूल नाम क्या था? A धनपत राय, B श्रीराम वर्मा, C श्रीलाल शुक्ल या D इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा B श्रीराम वर्मा। अमरकांत जी का मूल नाम श्रीराम वर्मा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किस गांव में हुआ था? A अगना गांव में, B बस्ती, C नगरा में या D नागरी में। जिसका राइट आंसर होगा C नगरा गांव में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से अमरकांत जी ने किस पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया था? A सैनिक पत्रिका का, B जागरण का, C दैनिक अमृत पत्रिका का या D कहानी पत्रिका का। तो इसका राइट आंसर होगा B जागरण का संपादन इन्होंने नहीं किया था। तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था? सैनिक का, दैनिक अमृत पत्रिका का एवं कहानी का। चूंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा था तो आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमरकांत जी निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार के वर्ग को अपनी कहानियों में विशेषता स्थान देते हैं? A उच्च वर्ग के रहन सहन एवं उनकी जीवन शैली को, B मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करते हैं, C उपर्युक्त दोनों या D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा B मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करते हैं। हमारा जो कहानी है पाठ्यपुस्तक में दोपहर का भोजन, यह भी एक मध्य वर्ग परिवार की ही जीवन पर आधारित कहानी है। तो राइट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कहानी संग्रह में से अमरकांत जी का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? मित्र मिलन, मित्रता, मौत का नगर, इन्हीं हथियारों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B मित्रता इनका कहानी संग्रह नहीं है। बाकी मित्र मिलन, मौत का नगर एवं इन्हीं हथियारों से इनका कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, B भारत भारती पुरस्कार, C व्यास सम्मान या D रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा A साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन्हीं हथियारों से के लिए ही अमरकांत जी को साहित्य अकादमी प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण करती है? पूंजीपति वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का, उच्च मध्य वर्ग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा B निम्न मध्य वर्ग का। ये जो कहानी है हमारी दोपहर का भोजन, इसमें निम्न मध्य वर्ग परिवार का जो गरीबी है, जिसमें उनको 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है, इस पे आधारित है। तो आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र कौन है, जिसे हम एक जीवांत पात्र भी कह सकते हैं? जीवांत पात्र यानी लाइव कैरेक्टर। A मुंशी चंद्रिका प्रसाद, B सिद्धेश्वरी, C रामचंद्र या D प्रमोद। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धेश्वरी। कहानी जब स्टार्ट होती है वहां से लेकर के एंड तक सिद्धेश्वरी ही ऐसी पात्र है जो पूरी कहानी में लाइव कैरेक्टर के रूप में है, या जिसे हम कह सकते हैं जीवांत पात्र के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहानी में सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र कौन सा काम सीख रहा है? A मोटर मैकेनिक का, B प्रूफ रीडर का, C कंप्यूटर का, D किसी खेल का प्रशिक्षण ले रहा है। तो राइट आंसर होगा B प्रूफ रीडर का। कहानी में हम पढ़ चुके हैं
कि जो सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र है वो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है? पुनर्वास का है, प्रेम विवाह का है, शोषण का है या फिर डी बेरोजगारी एवं गरीबी का है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी बेरोजगारी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी बेरोजगारी भी है उसमें एवं गरीबी भी है। क्वेश्चन नंबर 13, परिवार के सदस्यों से सिद्धेश्वरी एक दूसरे के लिए झूठ बोलती है। उसके झूठ बोलने के पीछे उसकी क्या मंशा है? ए, अपने बेटे को भ्रमित करना चाहती है। बी, अपने परिवार में सद्भाव, प्रेम तथा एक दूसरे के लिए आदर का भाव बनाकर रखना चाहती है। सी, अपना स्वार्थ साधना चाहती है। या डी, अपने आप को एक अच्छी नारी सिद्ध करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपने परिवार में सद्भाव, प्रेम तथा एक दूसरे के लिए आदर का भाव बनाकर रखना चाहती है, इसलिए सिद्धेश्वरी परिवार में एक सदस्य से दूसरे सदस्य के लिए झूठ बोलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा प्रमोद किस प्रकार का है? उसकी छाती की हड्डियां दिखाई देती है जो उभरी हुई है। बी, उसकी उम्र 6 साल है। सी, वह बीमार है। या डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सिद्धेश्वरी का जो छोटा बेटा प्रमोद है वह बीमार भी है और उसकी उम्र 6 साल की है और वह कुपोषण का शिकार है, जिसके कारण उसकी जो हड्डियां हैं छाती की, गले की हड्डियां, वो सारी उभरी हुई सी दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्धेश्वरी जब रामचंद्र के आगे दोपहर का भोजन की थाली रखती है तो रामचंद्र उसे किस प्रकार से देख रहा था? तिरस्कार की दृष्टि से, दार्शनिक की भांति, घृणा की दृष्टि से या डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, दार्शनिक की भांति, क्योंकि थाली में भोजन बहुत ही कम था और रामचंद्र को तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वह थाली में पड़ा हुआ भोजन जिसे वह एक दार्शनिक की भांति देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामचंद्र भोजन की थाली को दार्शनिक की भांति क्यों देख रहा था? ए, क्योंकि थाली में बहुत ही कम भोजन था जिससे उसका पेट नहीं भर सकता था। बी, क्योंकि थाली में बहुत अधिक भोजन था। सी, क्योंकि थाली में जो भोजन था वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डी, क्योंकि उसे भूख नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि थाली में बहुत ही कम भोजन था जिससे उसका पेट नहीं भर सकता था। क्वेश्चन नंबर 17, भोजन करते समय मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी की ओर अपराध भाव से क्यों देख रहे थे? ए, क्योंकि वह घर की परिस्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान रहे थे। बी, वह सिद्धेश्वरी से झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। सी, उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। या डी, सिद्धेश्वरी ने जो सामान मंगवाया था वह उसे लेकर नहीं आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि वह घर की जो परिस्थितियां थी उसके लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मान रहे थे। 18, दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? गरीबी है या अत्याचार है, शोषण है या फिर आपसी संघर्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गरीबी। दोपहर का भोजन जो कहानी है उसकी मूल संवेदना गरीबी ही है। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धेश्वरी अपने किस पुत्र के बारे में अपने पति से कहती है कि वह उन्हें देवता समझता है? प्रमोद के लिए, मोहन के लिए, रामचंद्र के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा सी, रामचंद्र के लिए। सिद्धेश्वरी अपने पति से झूठ कहती है रामचंद्र के लिए कि रामचंद्र जो है वह अपने पिता के बारे में कहता है कि उसके पिता देवता के समान है। क्वेश्चन नंबर 20, सिद्धेश्वरी की यह पूछने पर कि और रोटी लाती हूँ, रामचंद्र बिगड़ करके क्यों बोला कि ज्यादा खिलाकर बीमार करोगी क्या? ए, क्योंकि रामचंद्र को अब बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं थी। बी, क्योंकि रामचंद्र इस बात को जानता है कि घर में अधिक भोजन नहीं है। सी, रामचंद्र को भोजन पसंद नहीं आ रहा था। डी, रामचंद्र को जल्दी से कहीं बाहर जाना था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि रामचंद्र इस बात को जानता है कि घर में अधिक भोजन नहीं है और अगर वह एक रोटी ले लेता तो उसे यह भी पता है कि घर के जो दूसरे सदस्य हैं वे भूखे रह जाएंगे, इसीलिए वह चाह करके भी माँ के कहने पर कि एक रोटी और ले लो वह नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धेश्वरी का बड़ा पुत्र रामचंद्र कितने वर्ष का दुबला पतला गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाला नौजवान है?
ए 21 वर्ष का, बी 22 वर्ष का, सी 23 वर्ष का या डी 24 वर्ष का। राइट आंसर होगा ए 21 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचंद्र प्रूफ रीडिंग का काम कौन से दफ्तर में सीखता है? ए स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में, बी शहर के किसी सरकारी कार्यालय में, सी एनजीओ संस्था में या डी उपर्युक्त में से कहीं नहीं। राइट आंसर ए हो जाएगा, रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से सिद्धेश्वरी के बेटों के नाम क्या नहीं है? उसके 3 बेटे हैं और यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, आपको वो नाम बताना है जो उसके बेटों के नाम नहीं है। ए रामचंद्र, बी मोहन, सी प्रमोद, डी मनोज। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, मनोज, क्योंकि रामचंद्र सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम था, मोहन उसके मंझले बेटे का नाम है और प्रमोद उसके छोटे बेटे का नाम है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे मोहन की उम्र कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या डी 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ए 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहानी में सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा प्रमोद किस चीज को खाने की जिद करके रोता है? रेवड़ी के लिए, बी लड्डू के लिए, सी जलेबी के लिए या डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ए रेवड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्धेश्वरी ने अपने मंझले लड़के मोहन की ओर इस तरह से देखा जैसे उसने चोरी की हो, ऐसा क्यों? ए क्योंकि वह मोहन से झूठ बोल रही थी, बी क्योंकि उसने मोहन की शिकायत रामचंद्र से की थी, सी क्योंकि उसने सही में चोरी की थी या डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ए क्योंकि वह मोहन से झूठ बोल रही थी और उसे कहीं ना कहीं पता था कि मोहन इस बारे में जानता है, इसलिए उसने मोहन की ओर इस तरह से देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिद्धेश्वरी ने दोपहर के भोजन में क्या बनाया था जो घर के सभी सदस्यों को परोस रही थी? ए रोटी, पानी की तरह पतली दाल एवं चने की तली हुई तरकारी, बी चावल दाल सब्जी, सी रोटी एवं चने की सब्जी, डी चावल रोटी या सब्जी। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ए, सिद्धेश्वरी ने दोपहर के भोजन के लिए रोटी और पानी की तरह पतली सी दाल थी तथा चने की तली हुई तरकारी, तरकारी का अर्थ यहाँ पे होगा सब्जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिद्धेश्वरी अपने किस बेटे के बारे में अपने पति से कहती है कि वह उस जमाने का कोई महात्मा ही है? उत्तर, तो ए रामचंद्र के बारे में, बी मोहन के बारे में, सी प्रमोद के बारे में या डी किसी के लिए नहीं। राइट आंसर होगा ए रामचंद्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी से अपने बेटों के बारे में क्या कहते हैं? ए उनके तीनों बेटे ही नालायक हैं, बी उनके तीनों बेटे काफ़ी होशियार हैं, सी उनके तीनों बेटे हष्ट-पुष्ट हैं या डी उनके तीनों बेटे कमजोर हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उनके तीनों बेटे काफ़ी होशियार हैं, ऐसा उन्होंने कहा था सिद्धेश्वरी से। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिद्धेश्वरी अपने पति से इधर उधर की बात क्यों करती है? ए क्योंकि वह कोई बात नहीं करना चाहती थी, बी क्योंकि वह बीमार थी, सी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर की गरीबी की समस्या पर बात हो या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर की गरीबी की समस्या पर बात हो, इसलिए वह विषय से हट के बात करती है। क्वेश्चन नंबर 31, जायका का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? ए स्वाद, बी भोजन, सी मिठास या डी शरबत। तो इसका राइट आंसर होगा ए स्वाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी ने गुड़ क्यों मंगवाया? ए ताकि वह गुड़ की शरबत बनाकर पी सके क्योंकि उनका पेट पूरी तरह से नहीं भरा था, बी उन्हें भोजन की इच्छा नहीं थी और वह केवल गुड़ खाना चाहते थे, सी खाना अच्छा नहीं लग रहा था या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ताकि वह गुड़ की शरबत बनाकर पी सके क्योंकि उनका पेट पूरी तरह से नहीं भरा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिद्धेश्वरी ने जब भोजन करते समय रोटी का पहला ग्रास मुंह में रखा तब उसकी आंखों से टप टप आंसू क्यों चूने लगे? ग्रास यानी टुकड़ा। ए अपने घर की परिस्थितियों एवं पेट भर भोजन ना मिल पाने का वह दुख था जो आंसू के रूप में निकल रहा था,
बी, बहुत सारे कोशिशों के बाद भी उसको एवं उसके परिवार को 2 वक्त का भोजन ही नहीं मिल पा रहा था। सी, सिद्धेश्वरी के मन के अंदर की पीड़ा थी जो आंसू के रूप में बाहर आ रही थी। डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण थे जो उसके मन में पीड़ा के रूप में विद्यमान थे, और जब उसने रोटी का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो जो उसका दुख था वो आंसू के रूप में बाहर निकल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिद्धेश्वरी के घर की दशा कैसी थी? ए, सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। बी, आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी। सी, साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारे ही ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्रिका प्रसाद जी की छटनी, छटनी का अर्थ होता है निष्कासित कर देना, निकाल देना, किस विभाग से कर दी गई थी? ए, कर विभाग से, बी, मकान किराया नियंत्रण विभाग से, सी, बिजली विभाग से, या डी, जल आपूर्ति विभाग से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी कुछ महीने पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग में कार्यरत थे, जहां से उनको निष्कासित कर दिया गया था या छटनी कर दिया गया था, और इसलिए वह वर्तमान में क्या हैं? बेरोजगार हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी मकान किराया नियंत्रण विभाग में किस पद पर कार्यरत थे जहां से उन्हें अब निष्कासित कर दिया गया था? क्लर्क के पद पर, सहायक के पद पर, उच्च अधिकारी के पद पर, या सफाई कर्मचारी के पद पर? वो कौन से पद पर पोस्टेड थे ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ए, क्लर्क के पद पर। अब हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि आपके सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? इसका आंसर होगा सिद्धेश्वरी ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह रामचंद्र को खुश करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि नौकरी की तलाश में तथा घर की परिस्थिति से रामचंद्र पहले से ही दुखी है। इसलिए वह मोहन के बारे में झूठ कहती है कि मोहन अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया है तथा वह अपने बड़े भाई रामचंद्र की बहुत प्रशंसा भी करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कहानी का जो सबसे जीवंत पात्र है वो कौन है? सिद्धेश्वरी ही है। तो सिद्धेश्वरी के चरित्र का यहाँ पे वर्णन करना है हमें। तो इसका उत्तर होगा दोपहर का भोजन कहानी की सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी है। वह अपने घर की परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानती है, इसके बाद भी उसमें साहस है और वह अपने परिवार को प्रेम से एवं एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। वह परिवार के सदस्यों से एक दूसरे के लिए झूठ बोलती है ताकि परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। वह अपने परिवार को भर पेट भोजन देने की इच्छा रखती है, इसलिए वह भोजन करते समय घर के प्रत्येक सदस्य से एक और रोटी लेने का आग्रह करती है, जबकि उसे पता होता है कि घर में भोजन बहुत कम है। वह किसी से भी अपना दुख नहीं बताती, ना ही घर की कोई परेशानी किसी से बताती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही है। कहानी में आपको कहाँ कहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे गरीबी की मार झेल रहे हैं, उन सभी प्रसंगों को आपको आंसर में लिखना है। तो आंसर होगा दोपहर का भोजन कहानी संपूर्णतः गरीबी पर ही आधारित है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना ही गरीबी है। सिद्धेश्वरी घर के सदस्यों के लिए दोपहर का भोजन बनाती है। भोजन कम रहने के कारण वह स्वयं नहीं खाती, बल्कि पानी पीकर ही रह जाती है। भूखे पेट में पानी पीने के कारण पानी उसके कलेजे में लग भी जाती है। खाट पर उसका छोटा बेटा प्रमोद सोया हुआ है, जिसकी हड्डियां उभरी हुई है और वह कुपोषण का शिकार है। परिवार के सदस्य एक एक करके दोपहर का भोजन करते हैं, परंतु कोई भी सदस्य भर पेट भोजन नहीं कर पाता। पूरा घर मक्खियों से भरा हुआ है। आंगन में दीवार पर एक साड़ी टंगी हुई है, जिसमें भी बहुत सारे पैबंद लगे हुए हैं। यह सभी प्रसंग बयां करते हैं कि घर में गरीबी किस कदर छाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखें। अनथक प्रयास का अर्थ होगा कि बिना थके प्रयास करना। वह एक सदस्य से दूसरे के बारे में लगातार झूठ बोले जा रही थी और इसमें कहीं पर भी वह ना तो कोई परेशानी या थकावट का अनुभव कर रही थी। तो इस संबंध में आपको अपने विचार
व्यक्त करने हैं। आंसर होगा सिद्धेश्वरी घर में प्रेम एवं एकता बनाए रखने के लिए तथा अपने परिवार को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बारे में झूठ बोलती है। जैसे उसका मंझला बेटा मोहन पढ़ाई में अच्छा नहीं है और वह बिना बताए घर से कहीं बाहर चला जाता है। इसके बाद भी वह अपने बड़े बेटे रामचंद्र से उसकी तारीफ करती है और यह भी झूठ कहती है कि उसका छोटा बेटा प्रमोद आजकल रोता नहीं है। इसी प्रकार वह अपने पति से यह कहती है कि उसका बड़ा बेटा उन्हें देवता के समान मानता है। अतः सिद्धेश्वरी प्रयास करती है कि किसी प्रकार से घर में सुख एवं शांति बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमरकांत आम बोल चाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह से उभर कर आती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। आंसर होगा अमरकांत अपनी कहानियों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पाठक को छू जाती है। प्रस्तुत कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार है जो कि गरीबी की मार झेल रहा है। कहानी के सभी सदस्य अपने घर के गरीबी से परिचित हैं। तभी वह भोजन करते समय पेट ना भरने पर भी रोटी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वह रोटी ले लेंगे तो घर का दूसरा सदस्य भूखा रह जाएगा। कहानी में कई स्थानों पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे सिद्धेश्वरी लोटा उठाकर गट गट पानी पी गई। मोहन दाल की कटोरी को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था। पूरा घर मक्खियों से भन बना रहा था। साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो जहाँ पर अमरकांत जी ने अपनी कहानी में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, सीधी एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है जिससे कि पूरी कहानी में संवेदना पाठक को छू जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के बहाने करते हैं। उनमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट कीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि घर के जो सभी सदस्य बारी बारी से जब भोजन करते हैं तो सिद्धेश्वरी सबसे आग्रह करती है कि एक रोटी और ले लो, परंतु कोई भी सदस्य नहीं लेता है। सभी बहाने बना देते हैं जबकि उनका पेट नहीं भरा होता है। तो यहाँ पर उनकी कैसी व्यवस्था है, कैसी लाचारी है, ये आपको स्पष्ट करना है। आंसर है, दोपहर का भोजन करते समय रामचंद्र, मोहन एवं मुंशी जी भर पेट भोजन ना खाने पर भी एवं और अधिक रोटी की इच्छा रहने पर भी रोटी लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वह सभी जानते थे कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है और अगर वह एक रोटी भी अधिक ले लेते हैं तो घर के दूसरे सदस्य भूखा रह जाएगा। अपनी व्यवस्था एवं भूख तथा गरीबी के दुख को कम करने के लिए वे झूठ कहते हैं कि उनका पेट भर गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबंधित बातें कहानी से कैसे संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि मुंशी जी जब खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, उस समय सिद्धेश्वरी और मुंशी जी में जो बातें होती है वो काफ़ी इरिलीवेंट होती है। घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर बात ना करके वे रिश्तेदारों की बातें करते हैं या इधर उधर की बात करते हैं, मौसम संबंधित बातें करते हैं। तो ये सारी बातें कहानी से असंबंधित है। इसके बावजूद भी कहानी से कैसे संबंध रखती है, इसके बारे में आपको आंसर में लिखना है। तो आंसर होगा, दोपहर का भोजन करते समय मुंशी जी चुपचाप दुबक कर खा रहे हैं जैसे उन्होंने महीनों से मौन व्रत रखा हो, और जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तब वह घर की समस्या पर ना बात करके इधर उधर की बात करते हैं। जैसे कि सिद्धेश्वरी कहती है, मालूम होता है अब वर्षा नहीं होगी। तो यह कहानी से हट करके की गई बातें हैं, फिर भी कहानी से संबंधित है क्योंकि यदि वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा और आने वाले समय में भी अन्न की या भोजन की कमी बनी रहेगी। उसी प्रकार से उनका यह बात करना कि घर में मक्खियाँ बहुत हो गई है, यह भी घर की गरीबी एवं घर की दशा को ही व्यक्त करता है। साथ ही साथ जब ये लोग रिश्तेदारों की बात करते हैं तब भी वह इसलिए ऐसा करते हैं ताकि घर की जो समस्या है उससे बचा जा सके, उस पर बात ना किया जा सके तथा परिवार के सदस्य और अधिक दुखी ना हों एवं मुंशी जी इन सब चीजों के लिए स्वयं को दोषी ना माने। क्वेश्चन नंबर 8 है, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है। यानी ये जो कहानी का शीर्षक है, जो नाम दिया गया है कहानी का, दोपहर का भोजन, क्या यह अपने नाम को सिद्ध करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर होगा, दोपहर का भोजन कहानी का नाम पूरी तरह से सार्थक है क्योंकि पूरी कहानी दोपहर के भोजन को लेकर ही लिखा गया है। कहानी के प्रारंभ में ही सिद्धेश्वरी भोजन बनाकर परिवार के सदस्यों का इंतजार कर रही है और एक एक करके परिवार के सभी सदस्य आधे पेट भोजन करते हैं और फिर बहाना बनाकर कि उनका पेट भर गया है
अपने काम पर चल देते हैं। अंत में सिद्धेश्वरी भी जली हुई आधी रोटी लेकर दोपहर का भोजन करती है। यानी पूरी कहानी दोपहर के भोजन के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो नाम है दोपहर का भोजन, ये जो शीर्षक दिया गया है लेखक के द्वारा, यह पूरी तरह से सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी का झूठ 100 सत्य से भारी है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी जो वह झूठ बोलती है परिवार में एक सदस्य से दूसरे के बारे में, वो जो झूठ है वह 100 सत्य से भारी है, यानी 100 सत्य से भी सही है। इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा, सिद्धेश्वरी घर के सभी सदस्यों से एक दूसरे के लिए झूठ बोलती है, परंतु फिर भी उसका झूठ 100 सत्य से भारी है, क्योंकि वह झूठ घर के सदस्यों के बीच एकता, प्रेम एवं आदर अथवा मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कहती है। वह जानती है कि घर के हालात ठीक नहीं है, और अगर ऐसे में वह यह कहेगी कि मोहन ठीक से नहीं पढ़ रहा है, या फिर प्रमोद पूरे दिन रोता रहता है, या फिर रामचंद्र नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो घर के सभी सदस्य और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, इसके पीछे जो अर्थ छुपा हुआ है यह आपको स्पष्ट करना है। जैसे क नंबर, वह मतवालों की तरह उठी और गगरे से लोटा भरकर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई, तो इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय होगा, दोपहर का समय है और सिद्धेश्वरी भोजन बनाकर घर के सदस्यों का इंतजार कर रही है। उसे स्वयं भी भूख लग गई है, परंतु वह खा नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है कि घर में भोजन कम है। इसलिए वह अपनी भूख को मिटाने के लिए घड़े में से लोटा भर पानी लेकर पी लेती है। खा है यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो इसका आपको आशय यानी अर्थ स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, सिद्धेश्वरी मोहन से कहती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, जबकि सिद्धेश्वरी को पता था कि मोहन जानता है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए वह मोहन की तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। ग है, मुंशी जी ने चने के दाने की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो आंसर होगा, जब मुंशी जी भोजन कर रहे थे तो सिद्धेश्वरी उनसे इधर उधर की बातें करती है। जैसे उसने फूफा जी के तबीयत के बारे में पूछा, परंतु मुंशी जी भूख से व्याकुल थे और वह किसी प्रकार की बातचीत करने से पहले अपनी भूख मिटा लेना चाहते थे और सिद्धेश्वरी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका पूरा ध्यान थाली में पड़े चने की जो दाने थे उस पर होता है और ऐसा लगता है जैसे वह उसी से बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पाठ्यपुस्तक आधारित क्वेश्चंस ये दोनों ही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सही प्रकार से, और इससे संबंधित या चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपके मन में तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।